Assalamu alaikum, everyone. Assalamu alaikum, Dr. Zad. Have you joined us? वालेकुम अस्सलाम जी बिल्कुल। Thank you. Welcome back, everyone. I hope you all are doing well and ready for this rescheduled second session of our winter internship program 2026, organized by Nurturing Community Pharmacy in Pakistan. Our second session focuses basically on highly important and practical topic that is business leadership and growth strategies for community pharmacists. So this session is very important because today's community pharmacists must not only be clinically competent but also strategic leaders and must be ethically business professionals to ensure sustainable growth. So just a few quick reminders that this session is being recorded. Please keep your microphones muted. You can ask your questions according to the speaker. Active participation will be observed. Thank you. So it is truly an honor to introduce our speaker for this session, Dr. Zad Hashmi, pharmacy business consultant, advisor, educator, and healthcare strategist. Dr. Zad Hashmi has vast experience working with multiple national and international organizations. His contributions to pharmacy business leadership and strategic growth speak for themselves. He has truly has no introduction. He is also associated with NCPP for several years. He is basically General Secretary, sir. General Secretary, जी am बिल्कुल। I right? For Nurturing Community Pharmacy in Pakistan. We जी are बिल्कुल। privileged to have him with us today to share his insights and real world experiences with our interns. Without taking much time, I would like to invite Dr. Zad Hashmi to begin the session. Sir, over to you. थैंक यू वेरी मच यशफा और अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर मैं किसी पॉइंट पे या मरहले पे ऑडिबल ना हूँ तो मुझे जो है ना आप लोग बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन जो है वो दे दिया है यशफा ने। थोड़ा सा बस मैं बता दूँ कि बाय प्रोफेशन ऑब्वियसली मैं फार्मासिस्ट हूँ और 2015 में हमने जो है वो बुनियाद डाली थी एनसीपीपी की। सो आई वाज अ फाउंडिंग मेंबर और वजह सिर्फ एक ही थी कि उस वक्त कम्युनिटी फार्मेसी का बिल्कुल भी स्कोप नहीं था। हम भी हॉस्पिटल में काम करते थे आगा खान में। तो यूके से कुछ ग्रुप आया था फार्मासिस्ट का। ग्रुप क्या, 2 फार्मासिस्ट थे पाकिस्तान के जिनकी अपनी वहाँ कम्युनिटी फार्मेसी चेन है। तो आज से 10 साल पहले की बात है ये 2015 की। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे कम्युनिटी फार्मेसी क्यों नहीं है, खास तौर पे सिंध में या कराची में। पंजाब साइड में तो थी, सॉरी। तो हमने फिर सोचा कि बिल्कुल ये तो हमने कभी अ, सोचने की कोशिश ही नहीं की है कम्युनिटी फार्मेसी में फार्मासिस्ट का रोल हो सकता है। तो वहाँ हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नर्चरिंग कम्युनिटी फार्मेसी इन पाकिस्तान, और उसका सिर्फ एक ही जो है ना वो मकसद था और अभी भी है कि कम्युनिटी फार्मेसी को हम फ़रोग़ दें, चाहे वो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट हो उनकी नज़र में, चाहे स्टूडेंट्स हों। लेकिन मैं अफ़सोस के साथ आप लोगों को बताऊँ, आज से 10 साल बाद भी ना मैं, अगर मुझसे कोई पूछे और जब मुझे बुलाता है कम्युनिटी फार्मेसी के लिए, तो आज भी मेरा जो है ना वो तरीक़ाकार जो है ना वही होता है जो 10 साल पहले था, क्योंकि लोग अभी भी कम्युनिटी फार्मेसी में आना नहीं चाहते ऑनेस्टली, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ। क्योंकि हम तो इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि लोग अभी हॉस्पिटल, एकेडमिया, इंडस्ट्री की तरफ ही जाना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिटी फार्मेसी जो है वो फ्यूचर है। और बाहर ममालिक में ग्रेजुएट होने के बाद 65% बच्चे जो हैं वो जा रहे होते हैं कम्युनिटी फार्मेसी में। आप गेस कर सकते हैं पाकिस्तान में कितने परसेंटेज जो है ना आफ्टर ग्रेजुएटिंग फार्मेसी स्कूल आते होंगे कम्युनिटी फार्मेसी की तरफ? आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में अंदाज़न बताएं ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप लोगों को कितना आइडिया है। 2%, 20%, 30%, 15%, 1%, 30%, 10%, 2, 10, 13, 3। ओके। सो जो एक्चुअल नंबर है दुनिया भर के मुकाबले में, वो 65% मुकाबले में हमारा 11.5% है। मतलब हम बहुत दूर हैं। यही वजह है कि हमारे पास जो है वो फार्मेसीज़ में फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है और मैट्रिक इंटर पास जो बच्चे हैं वो मेडिकल स्टोर पे फार्मेसीज़ चला रहे हैं। और हम जैसे, आप जैसे या और जैसे फार्मासिस्ट हैं जो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो रेंट आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से
और ओनर जो है ना वो फार्मेसिस्ट नहीं हायर करता। खैर, सो फिर कम्युनिटी फार्मेसी ज्वाइन की। एनसीपी के तहत हमने कराची की पहले कम्युनिटी फार्मेसी बनाई थी जिसका नाम था ड्रग मार्ट फार्मेसी, जो बंद हो गई है अनफॉर्चुनेटली, 3 साल बाद ही अपने बंद हो गई थी। खैर, फिर उसके बाद कम्युनिटी फार्मेसी समझ में आया, फार्मेसी प्रोजेक्ट्स लेते गए, कम्युनिटी फार्मेसी बनाते गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सारे फार्मेसी प्रोजेक्ट्स जो है वो बनवा दिए। उसमें दवा हेल्थ केयर, वन हेल्थ, मेरी फार्मेसी, ड्रग मार्ट, इन्फिनिट हेल्थ केयर, पानामार्ट फार्मेसी और जदीद फार्मेसी, ये सब जो है वो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। फिर कुछ अर्से बाद जो है ना एक सीनियर फार्मासिस्ट होने का बाद कम्युनिटी फार्मेसी तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह आ ही गई है, अब क्यों ना हम ऑनलाइन फार्मेसी को एक्सप्लोर करते हैं। इसका भी और खासतौर पे कोविड का एरा था ना, तो कोविड के बाद तो आपको पता है ऑनलाइन सेगमेंट एयरले फूड पांडा, पांडा मार्ट बहुत जो है ना वो उरूज को जो है ना पहुंचा। तो फिर मैंने फिर दवाई ज्वाइन किया, दवाई के बाद फूड पांडा ज्वाइन किया, फूड पांडा में फार्मेसी की बुनियाद रखी और अब मैं दराज से एसोसिएटेड हूँ और यहाँ पे भी जो है वो फार्मेसी की इंशाल्लाह बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बताने का मकसद ये था, सॉरी थोड़ा जो है वो लंबा हो गया, लेकिन मैं इसलिए बताता हूँ कि हम थोड़ा वो स्टीरियोटाइप जो एक हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना जहन में कि फार्मासिस्ट सिर्फ हॉस्पिटल में ही काम कर सकता है या क्लिनिकल में ही काम कर सकता है या इंडस्ट्री में ही जा सकता है या रिसर्च एकेडमी में जा सकता है, ऐसा नहीं है। अब मैं आपके सामने एज एग्जाम्पल मौजूद हूँ कि हम अगर अलग भी कुछ सोचें तो हम कर सकते हैं ना। और मैंने कोई तीर नहीं मारा, कोई तुर्रा इम्तियाज नहीं किया, लेकिन बस अलग सोचा और ये सोचना अल्लाह ताला ने मौके दिए बेशक। और तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए और उसमें से ही एक कड़ी जो है ना तमहीद बांधने का मकसद ये था कि आज का टॉपिक भी जो है बड़ा अच्छा रखा है इशवा ने, क्योंकि हमें तो फार्मासिस्ट ना पढ़ते हैं, ना समझते हैं और ना ही प्रोफेशनल फील्ड में जाके हम जो है ना ये सोचने की कोशिश करते हैं। मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन या डेक नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंटेशन या डेक देने से हम थोड़ा जो है ना वो महदूद हो जाते हैं सिर्फ उसी की नॉलेज है। तो मैं इंटरेक्टिव सेशन रखना चाहूँगा, मैं बातचीत करूँगा आपसे, आप ऑनलाइन भी आके बोल सकते हैं हाथ उठा के, वरना कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए हर वक्त ओपन है, वहाँ भी आप अपने सेशन दे सकते हैं, कोई भी सवाल हो आप बीच बीच से पूछ सकते हैं। तो जो टॉपिक रखा है ना क्या नाम है ईशवा ने, वो बिजनेस लीडरशिप और ग्रोथ। सबसे पहली बात जो है ना पहली बात वो कि हमें सोचना पड़ेगा कि ये कम्युनिटी हॉस्पिटल रिटेल इन सब के अलावा भी सप्लाई चेन में फार्मेसिस्ट का रोल है, ऑनलाइन फार्मेसी में फार्मेसी का रोल है, स्पोर्ट्स फार्मेसी में जो है वो फार्मेसिस्ट का रोल है, और ऐसे बेतहाशा मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ ना। एक तो पहले हमें सोच का थोड़ा ना अपना मेयार तब्दील करना होगा। दूसरा बिजनेस फंडामेंटल्स को समझना होगा फार्मेसी के हवाले से। देखिए फार्मेसी हेल्थ केयर सेटअप है, हम सब जानते हैं, लेकिन साथ में वो भी बिजनेस भी है, ये भी हमें जानना पड़ेगा। अगर कोई बहुत अच्छा फार्मासिस्ट हो, मैं बहुत अच्छा क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना चाहता था, तो जब मैंने पहले कम्युनिटी फार्मेसी खोली ड्रग मार्ट, तो वहाँ पे कोई एंटीबायोटिक लेने आता था तो मैं इसको एक डोज भी नहीं देता था। 2016 में हमने बनाई थी वो कम्युनिटी फार्मेसी ड्रग मार्ट। आज 9 साल बाद अगर फार्मेसी पे खड़ा हूँ और वो एंटीबायोटिक लेने आए तो कम से कम उसको 1 या 2 डोज जरूर दे दूंगा। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर वो एंटीबायोटिक लेने आ रहा है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, तो अगर मैं उसको ना दूं तो शायद वो पूरी जो है ना कहीं और से ले लेगा, क्योंकि बड़ा कॉमन है हमारे तो ट्रैंकुलाइजर सेडेटिव भी ऐसे मिल जाते हैं, नार्कोटिक जो मेडिसिन है। तो 1 या 2 देके और समझा के काउंसलिंग करके शायद वो दोबारा मेरे पास आ जाए। और व्हाट्सएप नंबर भी अगर मैं दे दूं कि आप मुझे प्रिस्क्रिप्शन भेज देना, अगर वो भूल गया प्रिस्क्रिप्शन, जो कि मेजोरिटी केसेस में नहीं होता, वो ऐसे ही खा रहे होते हैं। तो बिजनेस को समझना बड़ा जरूरी है कम्युनिटी फार्मेसी में ना। और पेशेंट्स को आप सर्व ही नहीं कर सकते अगर आप फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर सकते। और ये भी एक जाविया है जो हम फार्मेसिस्ट नहीं सोचते। मेरी एक फार्मेसी है जिसका नाम है द केमिस्ट, गुलशन में है। मैं बड़ी मुश्किलों से जो है ना पहले पैसे जोड़ के जो है ना वो फार्मेसी में इन्वेस्ट किया और उसका पार्टनर बना। उसकी वजह ये थी कि जब मैं, क्योंकि लोग मुझे कम्युनिटी फार्मेसी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बुलाते हैं, जैसे अभी यशवा ने इनवाइट किया बिजनेस लीडरशिप के लिए, तो बड़ा एक सवाल चुभता था। वो कहते हैं आप इतनी ही जो है ना तकरीरें करते हैं कि फार्मेसिस्ट को फार्मेसी खोलनी चाहिए, आपकी अपनी फार्मेसी है। तो अलहमदुलिल्लाह 1 साल पहले मैंने ये इन्वेस्टमेंट की और इतना मैं कोई हाई फाई टकून नहीं हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे जोड़ के जॉब पेशा और कंसल्टेंसी से ये फार्मेसी में इन्वेस्ट किया। और वजह यही थी कि इन्वेस्ट करना चाहिए फार्मासिस्ट को, और फार्मासिस्ट अगर ओन नहीं करेंगे फार्मेसी को तो नॉन फार्मासिस्ट आगे आ जाएंगे। एक नहीं कर सकता, 3-4 मिलके कर ले, पार्टनरशिप में कर ले। तो अब मेरा दाविया जो है ना वो फार्मेसी को ओन करने के बाद बड़ा अलग है, पार्टनर बनने के बाद, कि भाई ठीक है आपको अपनी सर्विसेज देनी है एज अ फार्मासिस्ट, लेकिन साथ साथ आपने रेवेन्यू का भी सोचना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, पेशेंट आपसे जितनी अच्छी दुआएं आप ले लें, जितना अच्छा आप काउंसलिंग कर लें, एट द एंड आपको फाइनेंशियल नंबर्स चाहिए। और बेसिक नंबर्स आपको पता होना चाहिए, आपको मार्जिन पता होना चाहिए, आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए। अच्छा, लोग खासतौर पे फार्मेसी जो है ना इतनी मैथ्स बड़ी वीक होती है हमारी ना अनफॉर्चुनेटली, लेकिन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए।
इस बिजनेस को समझने के लिए, क्योंकि मार्जिन और प्रॉफिट दोनों को लोग कहते हैं सेम चीज है, ऐसा नहीं है। मार्जिन वो है जो हमें मेडिसिन पे मिल रहा है ना, जैसे रिटेल पे 14.5 से लेके 18, 19, 20, कभी 21, 22 तक जाता है। और प्रॉफिट वो है जो ओवरऑल सेल्स के बाद आपके पास एक ग्रॉस प्रॉफिट आता है, एक नेट प्रॉफिट आता है, जो आपको समझना पड़ेगा। कैश फ्लो आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारी फार्मेसीज मैंने, अगर ये मेरा 15 प्रोजेक्ट है दराज में ना फार्मेसी का अलहमदुलिल्लाह, तो उन 15 प्रोजेक्ट में से 3 मेरी फार्मेसीज जो है वो बंद भी हुई है। और में से एक की जो वजह थी वो थी इन्वेंट्री मिसमैनेजमेंट के, वो कैश फ्लो सही से नहीं चला रहे थे, मतलब जितना उनको इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए था उतना वो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी सेल जो है वो मुतासर हो रही थी। कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको बताना चाहिए। अगर आप एक फार्मेसी रन कर रहे हैं तो उसका रेंट क्या होगा, उसका स्टाफिंग क्या होगी, उसकी यूटिलिटीज क्या होंगी, इन्वेंट्री कितने की रखनी है, प्रिफरेज कितना हद तक जो है ना हमारे पास गुंजाइश मौजूद है। इन्वेंट्री हमारा सबसे बड़ा एसेट होता है। आप 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट में लगा दें और अब इन्वेंट्री जो है ना 30 लाख की रखें तो फिर फायदा नहीं है। आप 30 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं और 70 लाख की आप इन्वेंट्री अगर रखें तो आपको जो है ना वो फायदा है, क्योंकि जो वर्ड ऑफ माउथ है ना वो मार्केटिंग जो है ना वो इन्वेंट्री है। और कराची में सबसे बड़ा फुकदान जो है ना वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ही है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि, अच्छा सवाल पूछ सकते हैं ना, अगेन मैं याद दिलाता रहूंगा आप लोगों को कि कराची में इन्वेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी फार्मेसी कौन सी है, जहां हम जाएं और पूरे कराची को पता है कि वो चीज मिल जाएगी। आप लोग टाइप कर, जी आवाज आपकी बहुत हल्की आ रही, टाइप कर दें मेरे ख्याल से। कौसर मेडिकल। ओके, कौसर, दवागो। सर मल्टीपल सिटीज के यहाँ पे हैं स्टूडेंट्स प्रेजेंट। ओके, आप अपनी अपनी सिटी के बता सकते हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, इस्लामाबाद। फिर कराची वाले ज़्यादातर टाइम कौसर कह रहे हैं, क्लिनिक्स पंजाब का बड़ा ही नाम वर्सितार फार्मेसी चेन में, ठीक है। तो सर हमारे हमारे शहर में कोई फार्मेसी नहीं है। कौन सा शहर है भाई? था क्या नाम है आपके शहर का? नौशरफ रोज। शेरपुर में फार्मेसी नहीं है? हॉस्पिटल नहीं फार्मेसी बिल्कुल नहीं है। नहीं 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 बिल्कुल नहीं है। ये तो आप लोग दवाएं कैसे लेते हैं? बस मतलब कुछ मेडिकल स्टोर होते हैं वहाँ से ले लेते हैं, यानी कि बाहर के। और मतलब हॉस्पिटल में नहीं है। इवन सिविल हॉस्पिटल है तो वहाँ पर ऐसा भी कोई सोर्स नहीं है कि हम वहाँ पर इंटर्नशिप कर सकें। चलेंगे तो फिर अपॉर्चुनिटी है ना कि आप लोग कुछ दोस्त लोग मिलकर जो है ना फार्मेसी खोल सकते हैं वहाँ पे, अगर कोई अच्छी स्टैंडर्ड की फार्मेसी नहीं है। खैर बहरहाल, तो हमारे पास जो मुख्तलिफ नाम आए, जिसमें इंशाल्लाह कराची सर। एग्जाम्पल दूँ तो और कौसर जो है ना वो बड़े मशहूर हैं। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो क्लिनिक्स या जो है आपका फजलदीन बड़े मशहूर हैं। इस्लामाबाद की बात करूँ तो शाहीन डी वाटसन बड़े मशहूर हैं। और सब का जो नाम बनने की वजह है ना वो जो है वो इन्वेंट्री है, ठीक है। तो जितनी आप ब्रांचेस बढ़ा लेते हैं उतना आपका इन्वेंट्री कंट्रोल जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप टाइम या कॉस्टर को देखेंगे या 7 8 को देखेंगे, वो एक ही ब्रांच के अंदर कब से ऑपरेट करना है, लेकिन उनके पास सारी अपॉर्चुनिटीज है कि वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन उनको पता है कि जैसे ही वो एक्सपेंड करेंगे ये बात जो है ना फैल जाएगी, भाई इस ब्रांच में नहीं मिलता, उस ब्रांच में नहीं मिलता, जो दवाओं के साथ होता है, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे एसेट जो है ना आपका वो इन्वेंट्री है, ठीक है। फिर एथिकल प्रैक्टिस और बिजनेस सक्सेस जो है ना वो अपोजिट नहीं है, वो एक ही चीज़ है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अच्छा भाई हमें इम्पोर्टेड दवाएं रखनी पड़ेंगी एज अ फार्मासिस्ट, हमें ड्रग इंस्पेक्टर पैसे खिलाने पड़ेंगे, हमें जो है ना वो अनरजिस्टर्ड मेडिसिन कस्टमर को भिजवानी पड़ेंगी। मेरी फार्मेसी में अलहमदुलिल्लाह कुछ भी नहीं होगा। और मैं ये जानता हूँ जितने भी फार्मासिस्ट ओनर है ना जो एथिकली काम कर रहे हैं, या जो फार्मेसी हेड्स हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, जैसे दवागो में है मसूद भाई, जैसे क्लिनिक्स के जो CEO हैं वो फार्मासिस्ट हैं, तो वो ऐसा नहीं होने देंगे। तो ऐसा नहीं है, और इसकी वजह से वो फार्मेसीज खोलते नहीं है कि भाई वो एथिकली हम नहीं चला सकते। मैं भी ये समझता था, और मुश्किलात हैं, मतलब जो भी फार्मेसी खोली वो एथिकली ही चलाइए। तो ये सबसे पहले बिजनेस को समझने के लिए ना बड़ा एक फंडामेंटल है कि बिजनेस का फंडामेंटल क्या है, इसको पॉइंट्स में कंसिडर कीजिएगा। दूसरा जो फंडामेंटल है हमारा इंपॉर्टेंट, वो हमारा कस्टमर पेशेंट रिलेशनशिप है। ये भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाती है, लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाता है कि आप लॉयल्टी दिखा रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। कम्युनिटी फार्मेसी में, हॉस्पिटल में ना हर पेशेंट एक कस्टमर है। बड़ी अजीब सी बात लगेगी आपको कि मैं जो ना बात कर रहा हूँ कि भाई कस्टमर कैसे हो सकता है, भाई कस्टमर ही है, ठीक है। वो आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर जरूर हैं, लेकिन एट द एंड मैंने बताया बिजनेस मैटर्स, ठीक है। लेकिन हर कस्टमर लॉयल नहीं हो सकता, ठीक है, ना वो बन सकता है। लॉयल्टी कैसे आती है? रिस्पेक्ट से, आप अवेलेबल रहें, एक्सेसिबल रहें, ऑनेस्ट काउंसलिंग करें। फिर एक और आ जाता है कस्टमर रिलेशन में डिस्काउंट। हमारे बड़ा फैक्टर है, पंजाब में कम है, KP में कम है, कि हमारे यहाँ सिंध में डिस्काउंट लोग मांगते हैं। अब आपको भी देना पड़ेगा, लेकिन डिस्काउंट मतलब ये नहीं है कि इससे आप जो है वो लॉयल्टी खरीद लेंगे, ठीक है। ट्रस्ट,
आपको बेसिकली जो है ना वो डेवलप करना है। और कस्टमर पेशेंट रिलेशनशिप के लिए ना फार्मेसी पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है कि जहाँ पे ना कस्टमर या पेशेंट ज़्यादातर आ रहा होता है। आप उसको शॉप ना समझें, ठीक है। पीपल ये याद रखते हैं कि आपने उनको कैसा फील करवाया जब आपके पास वो आए थे कोई भी चीज़ लेने के लिए, ठीक है जी। थर्ड मेन पॉइंट जो है, पहला बिजनेस फंडामेंटल हो गया, दूसरा कस्टमर रिलेशन हो गया, तीसरा ग्रोथ हो जाता है, जिसकी बात भी की ईश्वर ने टाइटल भी रखा है कि बिजनेस लीडरशिप एंड ग्रोथ। ग्रोथ फार्मेसी में ना ये नहीं है कि मल्टीपल ब्रांचेस खोल दें। अहद की अगर एग्जाम्पल किसी को याद है, उसने कोई 35 ब्रांचेस कराची में खोली थी, सारी की सारी बंद हो गई। तो हमेशा याद रखिएगा कि हाइपर एक्सपेंशन करने से पहले ना सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल होना जरूरी है। आप एक ब्रांच खोलें, उसको प्रॉफिटेबल कर लें, ब्रेक इवन पे ले आए, फिर आप जो है ना मजीद जो है ना वो ब्रांचेस खोलें। ग्रोथ कैसे मिलेगी? ऑब्वियसली क्वालिटी से, सर्विस क्वालिटी आप अच्छी होगी, कस्टमर्स आपके बढ़ेंगे, खासतौर पे रिपीट कस्टमर्स। 80-90% आपके रिपीट कस्टमर्स होने चाहिए। अगर रिपीट नहीं हो रहे इसका मतलब आपकी सर्विस में इशू है। कोई सर्विस दें यूनिक। फार्मेसीज अब ज़्यादातर फार्मेसी चेन्स कहती हैं, ऑथेंटिक मेडिसिन भी कहती हैं, टेम्परेचर कंट्रोल भी कहती हैं। आप क्या कोई सर्विस दें, बीपी चेक कर लें फ्री में, ग्लूकोज मॉनिटर कर लें फ्री में, इनहेलर ट्रेनिंग दे दें फ्री में, कुछ और, ठीक है। और स्केल तभी हो सकता है जब आपको एसओपी हो, आपका स्टाफ ट्रेन हो, अगर क्वालिटी बहुत ही जो है ना शानदार हो। और एक अच्छी फार्मेसी जो है ना वो 5 खराब चलने वाली फार्मेसी से बहुत जल्दी बेहतर हो जाती है, अगर वहाँ पे ये फंडामेंटल्स, ग्रोथ के फैक्टर्स और कस्टमर रिलेशन पे काम नहीं किया जा रहा हो। लीडरशिप ये बड़ा अहम क्राइटेरिया है। मैं ये सोचते बता रहा हूँ कि हो सकता है कि मैं लेक्चर के बाद आप में से कोई सोचे कि मैं अपनी फार्मेसी क्यों ना खोलूँ। मैं हर सेशन के एंड में यही चाहता हूँ कि किसी के ध्यान में एक क्लिक आ जाए, क्लिक कर जाए, सोच आ जाए, बेदार हो जाए कि भाई हम अपनी फार्मेसी या ग्रुप कोई दोस्त मिलकर जो है ना क्यों ना खोले। कि लीडरशिप जो है ना वो टाइटल नहीं है, वो बिहेवियर होता है, आप करके दिखाते हैं, ठीक है। टाइम, आप अगर आप वहाँ खुद फार्मासिस्ट हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन यूज हो रही है तो आप टाइम पे आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, पेशेंट सेफ्टी का ख्याल रखेंगे, काउंटर खुद लीड करके दिखाएंगे, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जैसे हम कहते हैं। टीम को साथ लेके चलेंगे, उनको लीड करेंगे, प्रोसेसेस खुद डिफाइन करके उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो एक हमारे वक्त में एक टर्मिनोलॉजी यूज होती थी फार्मासिस्ट के लिए कि फार्मासिस्ट कम्युनिटी में डिस्पेंसर्स है, ऐसा नहीं है। फार्मासिस्ट जो है ना वो डिसीजन मेकर है। मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूँ, मैं एक फार्मेसी पे खड़ा होता था, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, और एक संडे का दिन था, खातून आई अपने बच्चे को लेके कि इसको सीवियर डायरिया हो रहा है, डॉक्टर का आज क्लिनिक नहीं है, मुझे कोई दवा दे दे। मैंने उनको जो है वो पीडियालाइट दे दिया। उनको बोला बस आप ये पिलाते ना, आजकल वैसे ही वायरल जो है ना इन्फेक्शन है। 2016 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, इसी ड्रग मार्ट फार्मेसी की जहाँ मैं मैनेजर था। तो मेरे गुरु और टीचर जिब्रान भाई जो है ना हेड ऑफ फार्मेसी एंड एसीबीडी के, वहाँ खाना हमारे सीनियर मैनेजर थे, तो इत्तेफाक से वहीं मौजूद थे। वो मिलने आए थे मुझसे, कह लेंगे दोबारा लाओ इस पेशेंट को बुलाओ। उन्होंने बुलाया, कह लेंगे बच्चे को सीवियरली जो है ना वो डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, मैं सिर्फ पीडियालाइट दे दिया, साथ में जिंक भी दो ताकि जो है ना एब्जॉर्प्शन उसकी बेहतर हो, मिनरल्स की, क्योंकि मिनरल्स निकल रहे हैं। साथ में तुम जो हो ना कोई जो है ना मल्टीविटामिन भी उनको सजेस्ट करो, क्योंकि ज़ाहिर है कमजोरी भी इससे होगी। तो उन्होंने जो है इस तरह करके 2-3, अब उन्होंने एंटेरोजर्मिना भी उसमें ऐड कर दिया, मतलब 3-4 मेडिसिन जो है ना वो ऐड कर दी। और हालांकि गलत नहीं किया उन्होंने, अगर वो ये सोचे उन्होंने सेल्स बढ़ाने के लिए ऐसा कर लिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने उस वक्त ये सिखाया है कि देखो तुम जो हो वो डिसीजन मेकर हो, तुम ज्यादती ना करो किसी के साथ, उसको नाजायज ये ना करो कि वो एक लेना है इसको 2 या 3 दे दो, लेकिन जो जरूरत है उसको एडजस्ट करो। अगर कोई एंटीबायोटिक लेने आ रहा है तो आप उसको पीपीआई रिकमेंड कर सकते हैं। अगर कोई जो है वो ग्लूकोफिल लेने आ रहा है तो आप उसको कोई मल्टीविटामिन जिसमें इंग्लिश में रिकमेंड कर सकते हैं। अगर कोई पेन किलर लेने आ रहा है तो आप उसको पीपीआई रिकमेंड करें। मतलब इस तरह की चीजें जो है ना वो, कोई अगर इनहेलर लेने आ रहा है तो आप उसको माउथ वॉश रिकमेंड करें, बताएं कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ओरल स्ट्रेस हो जाता है। मतलब इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ती हैं, और अगर आप ये नहीं करें तो आप लीड नहीं कर सकते, और अगर आप खुद लीड नहीं कर सकते तो आप बिजनेस भी लीड नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। सो अगला पॉइंट, ठीक है, हमारे पास ग्रोथ की बात हो गई, लीडरशिप की बात हो गई, कस्टमर पेशेंट केयर की बात हो गई, और बिजनेस की बात हो गई। टीम बिल्डिंग, हमेशा ना हम फार्मेसी में खुद अकेले ग्रो नहीं करते। आपके स्टाफ को नजर आना चाहिए कि अगर फार्मेसी ग्रो कर रही है तो ये नहीं हम भी ग्रो कर रहे हैं। सिर्फ ओनर की जो ना गाड़ी बेहतर नहीं हो गई है, उसका लाइफस्टाइल चेंज हुआ, हमारी भी इंसेंटिव और कमीशन में जो है ना वो बेहतर आया। और बेहतर नहीं सिर्फ इंसेंटिव, कमीशन या मॉनेटरी बेनिफिट है, हम उनकी ट्रेनिंग करा सकते हैं, उनके रोल क्लियर कर सकते हैं, कल्चर रिस्पेक्टफुल जो है ना वो बना सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या लीडरशिप में जो ना माइक्रो मैनेजमेंट ना बहुत खराब होती है, वो ग्रोथ को खत्म कर देती है। सिस्टम्स आप बनाएं, और सिस्टम्स ही जो है ना ऐसे बनाएं कि इसमें फ्रीडम जो है ना वो मौजूद हो। और जितनी भी फार्मेसीज आप देख रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग टीम से बनती है, मैंने अकेले कुछ भी नहीं किया। जितनी भी फार्मेसीज बनी वो टीम के साथ बनी। सबसे पहले टीम हायर की, ऐसे लोग हायर किए जो उसको बेहतर बना सकते हैं।
अगला पॉइंट आता है यहाँ पर एथिक्स का। शॉर्टकट जो है ना आज के दौर में बड़े इंपॉर्टेंट हो गए, लेकिन आज के शॉर्टकट ना कल के स्कैंडल होते हैं। ये बात याद रखिए, कहीं लिख लें, क्योंकि इंसान आज के दौर में शॉर्टकट की तरफ जाना चाहता है। कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें प्रिस्क्रिप्शन वैलिडेट करने के लिए। मैं जब फूड पांडा में था, मैं 4 साल फार्मेसी मैंने शुरू की। शॉप्स जो मार्केट प्लेस वाला उनका डिवीजन है और पांडा मार्ट वाला, तो पांडा मार्ट वाले में प्रिस्क्रिप्शन नहीं फीचर ला सका 4 साल में, क्योंकि उनकी रीजनल टीम ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तानी 11 ममालिक में से ऐसा मुल्क है कि जहाँ प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन जो है ना बिक सकती है। हालांकि हमने पूरा उनको एक कंप्लाइंट मैकेनिज्म बना के दिया था कि फार्मेसी किस तरह चेक करेगा, लेकिन क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन अपलोड का फीचर नहीं लाया, हम प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट नहीं रख सके। अगर हम रखते तो एकदम हमारा जो जीएमवी है, जो रेवेन्यू डबल हो जाता। इसलिए कभी भी प्रिस्क्रिप्शन वैलिडेशन को ना छोड़े, ये फार्मासिस्ट का जो है ना वो खासा है, ठीक है। और ये वो चीज़ है जो आज के एआई के दौर में ना सब कुछ फार्मासिस्ट से जो है ना लिया जा सकता है। काउंसलिंग नहीं ली जा सकती, प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू नहीं ली जा सकती। आजकल आप देख रहे होंगे, आजकल ये बहस भी चल रही है कि इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबिंग जैसे बाहर ममालिक में है, पाकिस्तान में भी आए, लेकिन अभी तो खैर बेसिक्स ही फार्मासिस्ट के जो है ना वो पूरे नहीं है कि हम उसकी बात करें। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रिस्क्रिप्शन लिखने से ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू करने वाले के पास ज़्यादा ताकत है, कि वो बेहतर जो है ना वो गाइड कर सकता है, रोक सकता है, बता सकता है कि भाई इस प्रिस्क्रिप्शन में क्या मसला है। अगर फार्मासिस्ट ही प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू हो जाएगा तो उसको रिव्यू कौन करेगा? ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो मुझे तो समझ नहीं आता इसका जवाब कहाँ से मिलूं। कंट्रोल ड्रग्स को बड़े एहतियात से जो है ना वो मॉनिटर करें। पेशेंट कॉन्फिडेंशियल रिव्यू कभी ना जो है ना वो छोड़े। जितने भी एथिकल फार्मासिस्ट हैं वो डॉक्टर्स और नर्सेस के चहेते होते हैं, उनको पता है कि ये कंप्लाइंट, इवन लॉन्ग टर्म जो पेशेंट्स होते हैं ना, ये पार्टनर्स होते हैं उनके भी। सॉरी, डिजिटल और डाटा जो अवेयरनेस है ये नॉन निगोशिएबल है, ठीक है। पॉज सिस्टम आपको आना चाहिए, जो ओनर है, जो बिजनेस चला रहा है, उसको भी पता होना चाहिए। इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए, सब बेसिक रिपोर्ट जो निकलनी है वो पता है, क्या बिक रहा है, क्या एक्सपायर हो रहा है। एक फार्मेसी का हमने ऑडिट किया था, उन्हें क्या फार्मेसी 3-4 लाख रुपए रोजाना की जो है ना वो सेल करती है, फिर भी एंड में हमें 1.5-2 लाख रुपए ही बचता है। जब हमने ऑडिट किया तो पता चला उसमें जो है ना कोई एक्सपायरी चेक ही नहीं करता था। तो पूरे महीने में अगर वो सपोज 3 लाख हम एवरेज ले लें, तो 30-60-90 लाख की अगर वो जो है ना वो सेल्स कर रहे हैं, तो उसमें से वो ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख की जो है ना वो एक्सपायरी लूज कर रहे थे। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ना वो बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि क्या ऐसी चीज़ है जो लीक करती है मनी ना। फिर जो है वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो आपको रहेगा वो लर्निंग है, ठीक है। दूसरी फार्मेसी से सीखें, फेलियर से सीखें, खासतौर पे प्रोजेक्ट से सीखें, पेशेंट से सीखें, कम्युनिकेशन करें, नेगोशिएशन सीखें, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखें। हम फार्मेसी बनने के बाद सोचते हैं कि खत्म हो गया पढ़ाई का दौर, जो रिसर्च एकेडमी में चला गया वो एमफिल पीएचडी रिक्वायरमेंट बन गई अच्छी सी की तो वो कर लेता है। इसको मार्केटिंग सेल्स करने है, या वो समझते हैं कि एमबीए करके वो तीर मार लेगा तो एमबीए की तरफ जाता है, खुद नहीं पढ़ते कि भाई क्या चीज़ हमारे पास जो है ना वो मजीद हम सबको एक अलग कर सकती है बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पर्पस को समझें प्रॉफिट से पहले, ठीक है। प्रॉफिट अपनी जगह अहम है, लेकिन पर्पस ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। जो फार्मासिस्ट या वो फार्मेसी का क्लियर पर्पस होगा ना, वो ज़्यादा ही कमाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। वो लॉयल कस्टमर भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, वो क्राइसिस में भी खड़ी हो जाएगी। और पूछें कि आपका मकसद क्या है। हमारे एक उस्ताद थे, टेक्नीशियन थे, उनसे बड़ा सीखा हमने आगा खान में। वो कहते थे कि देखो, अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें चुना है ना कि किसी की दवाई पहुंचाने में तुम जो वसीला बने हो, यानी तुम वसीला हो उसकी शिफा में, तो ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला का तुम पैसा है। तो अगर हम ये सोच, कितनी छोटी सी सोच है ना, कि हम हॉस्पिटल फार्मेसी में खड़े हुए डिस्पेंस कर रहे हैं मेडिसिन, लेकिन वो मेडिसिन जो है वो देने के लिए हम जो है वो कितना बोरिंग चल रहा है सेशन, के मकसूद पूछ रहा है कि दूसरा सेशन कब स्टार्ट होगा। मकसूद हो जाएगा भाई, तो सबर करो, खत्म कर रहा हूँ बस, मैं एंड पे है सवाल, लेकिन अभी तक किसके भी जो है ना वो नहीं आए हैं। तो इसका मतलब ये समझो कि सब क्लियर चल रहा है। फाइनल मैसेज बस मैं देना चाहूँगा, मकसूद की बात पे मुझे याद आया कि कम्युनिटी फार्मेसी जो है ना वो बैकअप कैरियर नहीं है। माजिद के साथ हम इसको बैकअप कैरियर बनाते हैं। हॉस्पिटल में नहीं हुआ, कम्युनिटी में आ जाओ। इंडस्ट्री में नहीं हुआ, कम्युनिटी में आ जाओ। गैप आ गया, कम्युनिटी में आ जाओ। शादी हो गई, गैप आ गया, कम्युनिटी में आ जाओ। बच्चे हो गए, चलो भैया कम्युनिटी फार्मेसी में काम कर लेते हैं। बाहर जाना है, चलो कम्युनिटी फार्मेसी में काम कर, नहीं रिश्ता अच्छा चाहिए बाहर, चलो भी कम्युनिटी फार्मेसी में काम कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि बाहर स्कोप कम्युनिटी फार्मेसी में रहा है, 65% लोग बाहर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। इतनी मेरे पास रिक्वेस्ट आती है खवातीन की खास तौर पे, इसलिए एड्रेस करूंगी, खवातीन हमारी ज़्यादातर होंगी, इस केस में भी मुझे पता है सब जगह ही है फार्मेसी में। तो वो बोलती हैं भाई दाद भाई हमें 2 महीने की जो है ना इंटर्नशिप कराते हैं, क्योंकि शौहर की यहाँ जॉब हो गई है, शौहर यहाँ काम करते हैं, तो हमें भाई पहले क्यों नहीं कर रहे। कम्युनिटी आप कहीं काम ना करें, आप हाउस वाइफ बने, बच्चे संभालें, घर संभालें, वो भी बहुत बड़ा काम है, लेकिन कम्युनिटी फार्मेसी में जरूर काम करें। आपको पता चल जाएगा कि जो है ना आप
कि क्या जो है ना वैल्यू है और आप पेशेंट आपको कितना जो है ना रिगार्ड करते हैं। मैंने तारीफों के लिए नहीं पूछा था मकसूद से, वो तो उसने पूछा तो आप सब कह रहे हैं शुक्रिया, आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ जाए और कुछ घर लेके चले जाएं जहन में, तो मेरे ख्याल में टेक अवे बहुत होगा। और लीडरशिप जो है ना वो जो कम्युनिटी फार्मेसी है ना वो लीडरशिप है, उसको मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ स्ट्रीट लेवल पे कि आप सड़क पे खड़े हैं और आपको वहाँ अपनी लीडरशिप दिखानी है कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हेल्थ केयर में, ह्यूमन स्केल में, और बिजनेस भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो ये जो है ना वो समझ लें मेरा एक शॉर्ट टर्म मैसेज है इस सेशन के हवाले से कि कैरियर कम्युनिटी फार्मेसी चूज करें बैकअप कैरियर के तौर पे नहीं, ये लीडरशिप स्ट्रीट लेवल पे समझ के करें, और ये हेल्थ केयर ह्यूमन स्केल पे जिसमें बिजनेस भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दैट्स इट, इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसमें मजीद डिटेल में बात हो सकती है कितना हमें रेवेन्यू चाहिए, तो लेकिन अभी वो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए इनिशियल लेवल पे होगा। अभी आप यही समझ लें कम्युनिटी फार्मेसी में आना चाहिए, तो मेरे ख्याल से यही बहुत है। जी अरीबा पूछा सवाल, और भी कोई सवाल पूछना चाहते सर रीहाईलाइट कर दूं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पॉइंट्स जो आप बता रहे थे, उनको एम्फसाइज और रीहाईलाइट कर दूं। देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट से क्या मुराद है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट से मुराद ये है कि हमारे पास अगर सपोज 50 लाख की इन्वेंट्री है, इसमें मतलब 50 लाख का कैश मौजूद है ना मेरी फार्मेसी में, अब उस 50 लाख की कैश को मैं किस तरह सेव करूंगा? मैं क्रिटिकल लिस्ट बनाऊंगा, रोजाना 50 से 100 आइटम चेक करूंगा जो हाई मेरे वैल्यू वाले हैं और हाई रनिंग वाले, ताकि वाइस वर्सा ना हो। फार्मेसी में होता है 0.3% अलाउ भी है, वाइस वर्सा अगर हो जाए प्लस माइनस 10 mg की जगह 20 चली गई, यहाँ पे लोकलाइज साउंड वाला कितनी ज्यादा पैकेजिंग है फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से, एरर बड़े बेताशा होता है। फिर मैं एक्सपायरी चेक करने के लिए जो है ना एक मैकेनिज्म बनाऊंगा कि हर महीने के एंड में अगले 6 महीने की एक्सपायरी इंटीमेट जो करनी होती है फार्मास्यूटिकल को, ताकि मेरा लॉस ना हो जाए, तो मैं उसको रिप्लेस करा लूँ। फिर 3 महीने की जो रह जाए उसको फिर मैं हटाई दूँ शेल्फ से, जो हम बेच नहीं सकते बाय लॉ। फिर मैं परपेचुअल करूंगा हर महीने के एंड में A to Z इन्वेंट्री काउंट करूंगा कि भाई कौन कौन सी मेडिसिन कितनी क्वांटिटी में कहाँ कहाँ जो है वो पाई जाती हैं, ताकि मुझे पता चले सिस्टम वर्सेस फिजिकल मेरा ठीक है। तो यही, और एक फाइनेंशियल ऑडिट होता है जो साल में फाइनेंस करते हैं, क्वार्टर में 6 महीने में, उसको पता चले कि भाई किस तरह हमें जो है वो इन्वेंट्री लेके चलनी। सवाल आया है कभी कभी। जी जी पूछो पूछो। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम एथिकल एस्पेक्ट और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को किस तरीके से बैलेंस आउट करके एक कम्युनिटी फार्मेसी को रन कर सकते हैं? सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ ना हर फार्मेसी जहाँ फार्मेसिस्ट नहीं होती है, इवन होता भी है तो इम्पोर्टेड दवाएं बेचती है, फिर इंस्पेक्टर को ब्राइब करके क्वार्टरली उसको देके, मैं बिल्कुल ओपनली आपको बता रहा हूँ, तो मैंने कभी नहीं रखी इम्पोर्टेड दवा, या कोई फार्मेसी बनाई तो वहाँ नहीं रखी। कुछ फार्मेसी ने मेरे जाने के बाद जब मैं कंसल्टेंसी खत्म उन्होंने रख ली या बोला कि भाई हम आपके घर डिलीवर कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा रेवेन्यू यहाँ बढ़ा लोगे। लेकिन जब एक चीज़ अनरजिस्टर्ड है जो अपने घर के लिए इस्तेमाल नहीं करो, तो आप कैसे किसी को जो रिकमेंड कर सकते हो? बहुत अच्छा एक सवाल इसने किया बच्ची ने। मैसेज भी मेरी यही है कि मैं आप अपने लिए ना जहाँ से दवा लेते हैं ना, आप वही दवाएं अपने फार्मेसी में रखें। और अगर आपने अपनी फार्मेसी, जब मैंने एक ओनर से पूछा, एक मेडिसिन उसने रखी, उसको तो बहुत 30-40% मार्जिन मिल रही थी, एक्चुअल मार्जिन उसको 20% था, मार्केट से लिया था कच्ची गली से। तो मैंने बोला अपने घर के लिए दवा लेंगे? कह रहे नहीं आपकी कभी नहीं लूंगा। तो मैंने कहा अपनी फार्मेसी में कैसे दे रहे? तो चुप हो गया। फिर उसने बात उसने वो दवा नहीं रखी। तो मतलब सोच का जो है ना वो मेयार आपने कैसा रखा हुआ है, बात ये है। सर मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि एक एक्चुअली मैं एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक फार्मेसी स्टूडेंट के मतलब उसे क्या क्या लीडरशिप स्किल्स और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू स्किल्स डेवलप करनी चाहिए अगर उसका एक माइंडसेट है कम्युनिटी फार्मेसी इस्टेब्लिश करने का? देखिए मैंने आपको बताया कि उसके नंबर स्ट्रांग होने चाहिए, उसको ग्रोथ का पता होना चाहिए, उसके लीडरशिप उसको आनी चाहिए, उसको टीम बॉन्डिंग आनी चाहिए। ठीक है, यही जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए ना बिजनेस लीडरशिप और ग्रोथ के, वो यही थे एक जो अच्छे फार्मासिस्ट को जो है ना वो बना सकते हैं एक बिजनेस ओनर। और सर इसके अलावा एक मतलब कम्युनिटी फार्मेसी इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? आपको लाइसेंस लेना पड़ता है रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट के, उस पे फॉर्म 6 कहलाता है, वो सिंध में फॉर्म 8 कहलाता है, पंजाब में फॉर्म 7 कहलाता है, केपी में फॉर्म 9 कहलाता है, बलूचिस्तान में, कश्मीर में फॉर्म 10 कहलाता है। फिर उसके बाद आपको जो है वो इन्वेंट्री लिस्ट बनानी पड़ती है, लोकेशन आप फाइनलाइज करते हैं। कम से कम कराची में अगर आप खोलें 30 लाख की इन्वेंट्री चाहिए होती है, पंजाब में अगर आप खोलें तो 50 लाख की इन्वेंट्री चाहिए होती है। इस तरह जो है वो मॉडल जो है वो डिफाइन होता है। इसका पूरा एक चैप्टर है जो मैं कभी कभी इस पर सेशन करता हूँ, तो कभी आपको लग रहा है तो कीजिएगा, वो एक नशिस्त में नहीं समझाया जा सकता या एक सवाल में ना। ओके सर। ठीक है, मैं सवाल पूछूं कि हाथ उठाए हैं। जी यशवा सॉरी। मैं कह रही थी सर कि इसके ऊपर जरूर हम लोग अलग से एक सेशन कंडक्ट कर लें, तो एक हाँ अच्छा बिल्कुल, हमारे इसको अलग से, हाँ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ या एंटरप्रेन्योरशिप पे या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिटेल फार्मेसी पे आप सेशन रख सकते हैं बाद में। ठीक है। सर हम अभी इस सेशन को कंक्लूड कर लें बिकॉज उसके बाद इनका कोई सेकंड सेशन है।
और ओके, वो तो ये जो सवाल आता है हमें ये करने हैं, हमने लेने हैं या लोगों ने आर्ट उठाए हुए हैं, अभी नहीं लें? मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चंस अगर ये जो हमारा एनसीपीपी का पेज है उसके ऊपर अगर ये इन फीडबैक लिख दें, क्वेश्चंस पूछ लें तो सही हम है, उधर और आंसर मुझे देंगे। वहाँ टैग कर दीजिएगा बिल्कुल, ताकि जो है मैं जवाब दे दूँ। ज़ाद जी हाशमी सर, का है फेसबुक जी पे। सर, जी sir, thank you very much. We sincerely thank Dr. Zad Hashmi for his time, support, and commitment to this winter internship program. Dr. Zad Hashmi's experience and vision for pharmacy leadership and ethical business growth continue to inspire young pharmacists and future leaders. We appreciate the understanding and patience of our participants due to the rescheduling. We look forward to hosting this session soon with more learning and practical insights. थैंक Thank यू you सो so मच much. आपने रीस्केड्यूल किया, और माजरत तमाम पार्टिसिपेंट से कि मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो मैं सैटरडे को नहीं दे पाया। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल You're रखिएगा। welcome. लिंक्डइन पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, एनसीबी पेज पे मुझसे पूछ लें जो भी आपको सवाल है टैग करके, सो मेल कर सकते हैं zad.hashmi@gmail.com। Sir, इंशाल्लाह हम सेशंस कंडक्ट करेंगे। इंशाल्लाह। Thank you, sir. थैंक यू सो मच, टेक अल्लाह केयर। अल्लाह हाफिज़।